अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के वीडियो से हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर फ्रॉम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 2 है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, लेंथी भी है बट इजी है। इसके अलावा इस चैप्टर से एग्जाम में एमसीक्यू भी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो जब हम टॉपिक पढ़ेंगे वन बाय वन तो उस टॉपिक से जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो मैं टॉपिक वाइज बताते जाऊंगी, ठीक है। अभी हमने स्टार्ट करना है चैप्टर इंट्रोडक्शन से। इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में हमने पढ़ना है एटम्स के बारे में। एटम की डिस्कवरी से लेके एटम है क्या, एटम डिस्कवर कैसे हुआ, एटम्स के डिफरेंट पार्ट्स कैसे हैं, एटम का पूरा स्ट्रक्चर हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। एटम के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए हमारे पास फिर डिफरेंट साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनकी थ्योरीज़ हैं, तो वो तमाम चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन से, कि एटम का कॉन्सेप्ट कैसे आया, एटम डिस्कवर कैसे हुआ, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, एटम का जो कॉन्सेप्ट है ये कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये काफ़ी टाइम से एटम के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और पुराने वक्तों में एटम के बारे में काफ़ी बात हो चुकी है, एटम पे बहुत काम हो चुका है। एटम का कॉन्सेप्ट क्या है, ओल्ड कॉन्सेप्ट है। पुराने वक्तों में कई साइंटिस्ट ऑलरेडी एटम पर बात कर चुके हैं। हम उन्हीं चीज़ों को देखेंगे कि एटम के बारे में बात शुरू कैसे हुई। सबसे पहले किसने एटम का कॉन्सेप्ट दिया, आइडिया दिया, ठीक है। तो सबसे पहला साइंटिस्ट हमारे पास है डेमोक्रिटस। देखो, डेमोक्रिटस ने क्या कहा कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ इनडिविजिबल, इनविजिबल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। देखो, मैटर क्या है, सबसे पहले मैटर हर वो चीज़ जिसका कोई वेट हो, कोई मास हो और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे, ठीक है। हर वो चीज़ जिसका कोई वेट हो, जिसका कोई वज़न हो और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे, कोई जगह घेरे, उसे हम क्या कहेंगे, मैटर। अब डेमोक्रिटस ने क्या आइडिया दिया, इसने कहा कि जितने भी मैटर हैं वो बने हुए हैं कुछ इनडिविजिबल, मतलब ऐसे पार्टिकल्स, ऐसी चीज़ जिसे हम डिवाइड ना कर सकें, इनविजिबल, वो चीज़ जो हमें दिखाई ना दे, और इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मीन्स लार्ज नंबर, एन नंबर, जिसको हम काउंट ना कर सकें, ठीक है। पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। इसने कहा कि जितने भी मैटर हैं वो कुछ ऐसे पार्टिकल्स से मिलके बने हैं जिनको हम देख नहीं सकते और वो पार्टिकल्स को हम डिवाइड भी नहीं कर सकते, और वो पार्टिकल्स का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है, इनफाइनाइट के, उसे हम गिन भी नहीं सकते। उस पार्टिकल को हमने क्या कह दिया, एटम्स। सही है। तो सबसे पहला आइडिया किसने दिया एटम के बारे में, डेमोक्रिटस। इसने सिर्फ ये बात कही कि मैटर बना हुआ है कुछ पार्टिकल से जो कि इनडिविजिबल है, इनविजिबल है और इनफाइनाइट नंबर में है। उसके बाद जो दूसरा साइंटिस्ट है वो है एरिस्टोटल। इसने क्या कहा कि मैटर कंपोज्ड है 4 एलिमेंट से। जितने भी मैटर हैं वो 4 एलिमेंट से मिलकर बने हैं। कौन से 4 एलिमेंट्स हैं, अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर। हवा, आग, पानी, मिट्टी, ठीक है। अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर, इन 4 चीज़ों से मिलकर मैटर बना हुआ है, ठीक है। ये बात किसने कह दी, एरिस्टोटल ने। नेक्स्ट साइंटिस्ट जिसने एटम के बारे में बात की वो है जॉन डाल्टन, जिसको हमने पढ़ना है, ठीक है। जॉन डाल्टन के बारे में सिर्फ एक पॉइंट लिखा है, बट मैंने जॉन डाल्टन की पूरी थ्योरी यहाँ पे लिखी है ताकि उसको हम डिस्कस करें, उसमें क्या डिफेक्ट है उसको डिस्कस करें, तभी हम फिर आगे जो साइंटिस्ट ने काम किया उसको समझ सकेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी तक जॉन डाल्टन से पहले जो बात हुई ये क्या थी, आइडिया था। इस बात को समझो कि जॉन डाल्टन से पहले जो बातें हैं डेमोक्रिटस और एरिस्टोटल की, ये क्या थी, सिर्फ एक आइडिया था, मतलब कि देयर इज़ समथिंग, कि कुछ है जिससे मिलकर मैटर बना हुआ है। बस इतनी बात अभी तक साइंटिस्ट ने कही है। वो चीज़ क्या है, कैसी है, उसके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उस चीज़ पर अभी तक किसी ने बात नहीं की है, ठीक है। सबने अभी तक सिर्फ क्या दिया, एक आइडिया दिया कि ऐसी कोई चीज़ है जिससे मिलकर मैटर बना है। अब जॉन डाल्टन ने फर्स्ट टाइम उस चीज़ पर बात की है कि वो चीज़ क्या है, कैसी है, सही है। मतलब जॉन डाल्टन ने फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी पेश की है। अभी तक क्या था, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था, एक आइडिया था। फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी किसने दी है, जॉन डाल्टन ने। अच्छा, यहाँ जो पॉइंट्स हैं इनमें से
कुछ पॉइंट ठीक हैं, कुछ पॉइंट्स क्या हुआ फिर आगे जाके गलत साबित हो। देखो ऐसा ही होता है, एक साइंटिस्ट अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उससे उसे जो ऑब्जर्वेशन मिली है उसके बेस पर उसने क्या किया, रिजल्ट बना दिया, कंक्लूजन बनाई, ठीक है, और अपनी एक थ्योरी पेश की। बट जब आगे फर्दर इस पर काम हुआ तो ऐसा भी होता है कि कुछ पॉइंट्स उसके गलत साबित हो जाते हैं। गलत इस वजह से हैं क्योंकि आगे जब फर्दर डिस्कवरी हुई, फर्दर इस पर काम हुआ, तो फिर पता चला कि जो पहले थ्योरीज में बात आई है ऐसा नहीं है। तो जो ओल्ड थ्योरीज है ना, उसमें कुछ पॉइंट्स सही हैं तो कुछ गलत भी हैं। जॉन डाल्टन ने फर्स्ट पॉइंट क्या कहा कि मैटर कंपोज है कुछ स्मॉल पार्टिकल से, ठीक है। मैटर किससे बना है, पार्टिकल से, जिसे हम कहते हैं एटम्स। ये इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब इसने बात की एटम के बारे में कि एटम कैसा है, एटम स्मॉलेस्ट है। इसने क्या कहा, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। इसके अलावा इसने कहा कि एटम इंडिविजिबल है, मतलब एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। बट अभी हम क्या बात करते हैं कि एटम के भी फर्दर पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो एटम क्या है, डिविजिबल है ना, एटम को हम उसके फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये वाली बात इसकी क्या हो गई, रॉन्ग। उसके बाद इसने कहा कि नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, मतलब एटम को हम ना तो ख़त्म कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही हम कोई नया एटम बना सकते हैं। और ये बात इसकी क्या है, ठीक है। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन भी ये बात हम देख सकते हैं कि जितने हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे एटम्स होते हैं उतने ही हमें प्रोडक्ट साइड पे मिलते हैं। उसके बाद इसने कहा कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, मतलब एक एलिमेंट है उसके जितने भी एटम्स हैं वो हर तरह से सिमिलर हैं। एक एलिमेंट, फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट हम ले लेते हैं, हाइड्रोजन ले लेते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इसने कहा कि जितने भी एटम्स हैं हाइड्रोजन के वो सारे क्या हैं, सिमिलर हैं हर तरह से। बट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है आइसोटोप्स का, ये भी तुम लोग पढ़ के आ चुके हो क्लास 9th में। आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट के ही एटम्स होंगे बट उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, सही है। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे वो एक ही एलिमेंट के एटम्स। तो इसका ये पॉइंट भी फिर यहाँ पर क्या हो जाता है, आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट आने के बाद डाल्टन का ये पॉइंट भी क्या हो जाता है, रॉन्ग, क्योंकि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल ऑल रिस्पेक्ट ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ आइसोटोप्स भी हमारे पास हैं। अच्छा, अब इसके बाद इसने क्या कहा कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे कि अगर हम बात कर लें, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट ले लेते हैं ऑक्सीजन, दोनों के एटम्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। और ये बात बिल्कुल ठीक है, दोनों के एटम्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स किसने दिए थे, जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी पेश की थी इन 1803 BC, ठीक है। इसके पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, जो पॉइंट ठीक हैं उनको हमने डिस्कस किया, जो गलत हैं उन पे भी हमने बात की, वो क्यों गलत हैं, वो क्यों गलत साबित हो गए, उसका क्या रीज़न था, ये भी हमने देख लिया। अच्छा, अब जॉन डाल्टन के बाद जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने काम किया और जिनको हमने पढ़ना है वो है रदरफोर्ड और नील बोहर। रदरफोर्ड और नील बोहर, रदरफोर्ड इन 1911 और नील बोहर इन 1913। अच्छा, अब यहाँ पर देखो जॉन डाल्टन ने कब काम किया, 1803, और रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल कब दिया, 1911। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है। तो इस टाइम ड्यूरेशन में हमारे पास कुछ ऐसे और पार्टिकल्स हैं जो कि डिस्कवर हुए, जिन्हें हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुए जॉन डाल्टन और रदरफोर्ड के टाइम ड्यूरेशन में। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं, वो पार्टिकल्स जो एटम में मौजूद हैं, एटम के हिस्से हैं, ठीक है। वो पार्टिकल्स जो एटम से छोटे हैं, सब एटॉमिक मतलब एटम से छोटे, वो पार्टिकल्स जो एटम से भी छोटे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन। तो वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो यहाँ पर डिस्कवर हुए हैं वो कौन से हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन डिस्कवर हुआ इन 1886 और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ इन 1897। दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स यहाँ पर डिस्कवर हो गए। एक सब एटॉमिक पार्टिकल और है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कब डिस्कवर हुआ, न्यूट्रॉन कुछ टाइम बाद डिस्कवर हुआ। न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ आफ्टर नील बोहर, ठीक है। नील बोहर के एटॉमिक थ्योरी आने के बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई,
तो न्यूट्रॉन हुआ इन 1932। पहले हम सिर्फ एटॉमिक पार्टिकल्स को देख लेते हैं क्योंकि इसकी डिस्कवरी पहले हो गई, तो हम इसको पहले देख लेते हैं। पहले एक तुम लोगों को मैं एक एटम का जनरल स्ट्रक्चर बता देती हूँ, ठीक है। देखो ये एक एटम है। एटम में एक सेंट्रल पार्ट होता है, सेंट्रल जो हिस्सा है, सेंट्रल पोर्शन, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। इसे हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इनसाइड अगर हम देखें तो यहाँ पर दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं। कौन से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। P और N लिखा है, इट मीन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ मौजूद है? न्यूक्लियस के अंदर। एक सब एटॉमिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है? ये न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट होता है। वो जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट। ऑर्बिट वो जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होगा? न्यूक्लियस के अराउंड, और वो उस जगह को हम क्या कहेंगे? ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है, एक जगह पे फिक्स नहीं होता। इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है। तो वो पूरा रास्ता जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उस रास्ते को हम क्या कह रहे हैं? ऑर्बिट। जबकि वो हिस्सा जहाँ पर प्रोटॉन मौजूद है और न्यूट्रॉन मौजूद है, उससे हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियस। अब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने पॉइंट लिखे हैं ना, तीनों के एक साथ लिख दिए ताकि ईजिली हम इसको समझ सकें, याद भी कर सकें और डिफ्रेंशिएट भी कर सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्कवरी पे। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने की? J.J. थॉमसन, ठीक है। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की? गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की चैडविक ने। अब डिस्कवरी कैसे होगी? कोई एक्सपेरिमेंट के ज़रिए होगी। तो जिस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, वो एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? उसे हम क्या कहते हैं? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, या फिर इसको हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं? और इसको डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये हो गई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बात। उसी तरह से एक एक्सपेरिमेंट जिसके बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, वो एक्सपेरिमेंट क्या था? क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये आई थिंक तुम लोग क्लास 9 में पढ़ के आ चुके हो, क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे हम इसकी डिटेल नहीं कर रहे हैं। क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में किसकी डिस्कवरी हुई? प्रोटॉन की। अच्छा, अब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। इसकी डिस्कवरी थोड़ी अलग तरीके से हुई, वो रेडियो एक्टिविटी के एक्सपेरिमेंट में हुई, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी पे हम आगे बात करेंगे, इसको मैं समझा देती हूँ कैसे हुई। देखो, जो चैडविक है, इसने क्या किया? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया। रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें से रेडिएशंस निकल रही होती हैं। उन रेडिएशंस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव रेज, ठीक है। रेज निकल रही होती हैं जिसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिव रेज। और जिस एलिमेंट से रेज निकलती है उसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसने क्या किया? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, पोलोनियम, ठीक है। और उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो रेज निकल रही थी ना, इसने उस रेज को डाला बेरिलियम पर। बेरिलियम एक एलिमेंट है, ठीक है। बेरिलियम पर इसने क्या डाला? रेडियो एक्टिव रेज। रेडियो एक्टिव रेज में क्या था? हीलियम। रिजल्ट में इसे क्या मिला? एक कार्बन, कार्बन का एटम, और एक पार्टिकल, ऐसा पार्टिकल जिस पर कोई चार्ज नहीं था, वो न्यूट्रल पार्टिकल था। उसने इसे क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन। तो इस तरह से एक रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट के दौरान न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं चार्ज पर, कि इन पार्टिकल्स पर चार्ज है, अगर है तो कौन सा चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। दो ही चार्ज होते हैं, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, या फिर कोई चार्ज नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है। कौन सा चार्ज है उस पर? नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन को ई और नेगेटिव भी लिखते हैं। नेगेटिव क्या शो करता है? नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है नेगेटिव, ठीक है। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, ठीक है। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है? प्रोटॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है, इस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। अच्छा, न्यूट्रॉन क्या? एक न्यूट्रल पार्टिकल है। एन से याद रख सकते हो, न्यूट्रल, एन से न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है। न्यूट्रल मीन्स नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है उस पर। अच्छा, हम चार्ज को मेजर भी कर सकते हैं। हमारे पास एक यूनिट है कूलम, उस कूलम यूनिट में हम चार्ज को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें कि कितना चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे, नेगेटिव चार्ज है बट कितना चार्ज है, तो मैग्नीट्यूड कितना है उसका? 1.602 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर। कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज मौजूद है प्रोटॉन पे। प्रोटॉन का भी
चार्ज कितना है, सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, बट चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन नेचर डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में होगा जबकि प्रोटॉन पॉजिटिव में होगा, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, अब एक और बात यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन पे हमने बात कर ली नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज है, कोई भी चार्ज नहीं है। अब ये बताओ कि ओवरऑल न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा। न्यूक्लियस में दो पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ओवरऑल न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। इसीलिए अगर किसी डायग्राम में देखो तो इस तरह से भी डायग्राम बनी होती है एटम की। सेंटर में क्या शो हुआ होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन्स। नेक्स्ट है लोकेशन, कि ये पार्टिकल्स कहाँ पे मौजूद हैं। तो हमने बात की इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होगा, न्यूक्लियस के अराउंड, और जहाँ पर मौजूद होगा उसे हम कहेंगे ऑर्बिट। ठीक है, वो रास्ता जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा अराउंड द न्यूक्लियस, उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, ऑर्बिट में। प्रोटॉन कहाँ पे मौजूद होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में। ठीक है, ये भी हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है मैस। ठीक है, वज़न कितना है। मास को हम मेजर करते हैं ग्राम्स या फिर किलोग्राम्स में। अगर हम मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास है 9.11 एक्सपोनेंट -28 ग्राम्स, ग्राम्स में है। देखो, अगर ये किलोग्राम्स में होगा तो 9.11 एक्सपोनेंट -31 होता है। ठीक है, तो अगर -31 लिखा हुआ है तो कंफ्यूज मत होना, फिर यहाँ पे यूनिट क्या होगी, किलोग्राम्स। अगर -28 में लिखोगे तो यूनिट क्या होगी, ग्राम्स। तो इस बात का भी ख्याल रखना है। प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन का मास है 1.673 एक्सपोनेंट -24। अच्छा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास सेम है, तकरीबन सेम है। ठीक है, देखो 1.673 है, यहाँ पे 1.674 है, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज़्यादा है प्रोटॉन से, बट अप्रॉक्स सेम ही है। अच्छा, जबकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बहुत कम है। ठीक है, देखो -28 में वैल्यू है, यहाँ पे -24 में। तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, लाइटेस्ट पार्टिकल, मतलब वज़न में सबसे हल्का जो पार्टिकल है, लाइटेस्ट, वो कौन सा है इन तीनों में, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 1836 टाइम कम है प्रोटॉन से, 1836 टाइम कम है प्रोटॉन से, और 1839 टाइम्स कम है न्यूट्रॉन से। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो कि हमने डिस्कस की इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बारे में। अच्छा, अब बॉन्ड फॉर्मेशन का नाम सुना होगा, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा है क्लास 9th में। अच्छा, बॉन्डिंग में कौन सा पार्टिकल है जो पार्ट लेता है, इलेक्ट्रॉन पार्ट लेगा, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन। तो हमेशा याद रखो, बॉन्डिंग में कौन सा पार्टिकल पार्ट लेता है, इलेक्ट्रॉन। टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक एटम से निकल के दूसरे एटम में जा सकता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स नहीं निकल सकते न्यूक्लियस से। अच्छा, एक और पॉइंट हम यहाँ पर देख लेते हैं, अगर एलिमेंट सेम है तो उस एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे उनका नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम होगा। सही है, मतलब अगर एक एलिमेंट है कार्बन, तो कार्बन एलिमेंट में कार्बन के जितने भी एटम्स होंगे, इन तमाम एटम्स में जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होगा वो क्या होगा, सेम। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को हम एक और टर्म भी देते हैं, क्या कहते हैं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को हम, एटॉमिक नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर, कि उस एटम में कितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन मौजूद हैं, वो क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर। मतलब अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो 6 होने का क्या मतलब है कि कार्बन के एटम में, न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। हाइड्रोजन का एटम देखेंगे, न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन होगा, 1। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को ही हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का हो, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन का हो, एक ही बात है। ठीक है, हमने बात की कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। प्रोटॉन को ही हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। अच्छा, अब जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर देंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, उस सम को हम क्या कहेंगे, मास नंबर। ठीक है, मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक एटम है जिसमें 7 प्रोटॉन हैं और 7 न्यूट्रॉन है, तो इसका मास नंबर क्या होगा, 7, और 7 को हम ऐड कर देंगे, मतलब इज इक्वल्स टू 14। 14 क्या हो जाएगा, उसका मास नंबर। अब अगर इसी फॉर्मूले को हम अरेंज करें जिस तरह से बुक में लिखा हुआ है, अगर हमने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालने हों
नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन किसके इक्वल हो जाएगा? मास नंबर माइनस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। जब मास नंबर में से नंबर ऑफ़ प्रोटॉन माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एटम है जिसमें हमारे पास मास नंबर उसका दिया हुआ है 23 AMU। अच्छा, इसमें यहाँ पर ये बताया हुआ है कि उसके पास 11 प्रोटॉन्स हैं। अब हमने क्या बताना है? नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। हम क्या करेंगे? सिंपल मास नंबर की जगह पे क्या रखेंगे? 23 माइनस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हैं? 11। हमारे पास क्या आ जाएगा? 12। तो उसमें 12 क्या होंगे? न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी एटम का मास नंबर या फिर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। नाउ अभी तक हमने डेमोक्रिटस पे बात कर ली, एरिस्टोटल पे बात कर ली और डाल्टन एटॉमिक मॉडल को हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम एटॉमिक मॉडल डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, अच्छा, बुक में जो है रदरफोर्ड के बारे में बात नहीं की हुई। ठीक है, बुक में रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट नहीं बताया हुआ और ना ही उसके जो एटॉमिक मॉडल है वो डिस्कस किया है। बुक में जो है रदरफोर्ड मॉडल के जो डिफेक्ट्स हैं, मतलब उस मॉडल में क्या खामियां हैं, वहाँ से स्टार्ट है। बट मैं यहाँ पर ब्रीफली एक्सपेरिमेंट भी डिस्कस कर रही हूँ, उसके फाइंडिंग्स, उसके ऑब्जर्वेशन और उस बेस पे उसने क्या कंक्लूड किया वो। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे ताकि फिर हम उसके डिफेक्ट्स को समझ सकें और फिर जब हम डिफेक्ट्स को समझ जाएंगे तो फिर आगे हम बोहर एटॉमिक मॉडल को भी ईजिली समझ सकेंगे। बट इस तरह अगर मैं बोहर से स्टार्ट करूँ तो और पीछे का कोई कॉन्सेप्ट ना हो तो फिर बोहर को भी हम नहीं समझ सकते। ठीक है, तो बोहर फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ईजिली हम 1 बाय 1 तमाम चीज़ों को लेकर चल रहे हैं एक सीक्वेंशियल मैनर में। ठीक है, तो अब रदरफोर्ड पे हमने बात करनी है। इससे पहले तक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, ये बात जहन में रहे कि यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुके हैं, बट वो कहाँ हैं, कैसे हैं, अभी तक इसके बारे में ज़्यादा हमें पता नहीं चला। अच्छा, अब देखो, एटॉमिक मॉडल जो है वो डायरेक्ट कोई भी साइंटिस्ट ऐसे ही कोई एटॉमिक मॉडल नहीं दे देगा, बल्कि उस मॉडल को बनाने से पहले वो क्या करेगा? कोई एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कोई भी साइंटिस्ट कहाँ से स्टार्ट करेगा? किसी एक्सपेरिमेंट से। फिर उस एक्सपेरिमेंट में उसे कुछ ऑब्जर्वेशन मिलेगी कि वो उस एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व कर रहा है, उसे क्या मिला उस एक्सपेरिमेंट में। फिर उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे वो कोई कॉन्क्लूजन बनाएगा और अब फिर अपनी एक थ्योरी पेश करेगा। एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करते हैं। देखो, रदरफोर्ड ने क्या किया, इसने एक गोल्ड मेटल फॉइल लिया, उस गोल्ड मेटल फॉइल पे उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स डाले। ठीक है, ये एक एटम है गोल्ड का, गोल्ड मेटल का, और यहाँ पे इसने एक स्क्रीन लगा दी ताकि जो भी पार्टिकल्स यहाँ से पास होकर यहाँ पर आएँ तो उसको हम ऑब्जर्व कर सकें स्क्रीन पर। ठीक है, अब इसने अल्फ़ा पार्टिकल्स डाला गोल्ड मेटल फॉइल पर। उसके बाद हुआ क्या, इसने ऑब्जर्व क्या किया कि जो मेजॉरिटी ऑफ पार्टिकल्स हैं वो ईज़िली इस एटम से, गोल्ड मेटल फॉइल से पास हो गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। विदाउट एनी डिफ्लेक्शन ये क्या होगा? ईज़िली पास हो गए। कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, जिसने लार्ज एंगल बनाया और वो डिफ्लेक्ट हो गए। और वेरी फ्यू, बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स थे जो रिफ्लेक्ट बैक हो गए, मतलब वो जिस तरह से आए थे वो उसी तरह से वापस चले गए। इसे अपने एक्सपेरिमेंट में 3 तरह की ऑब्जर्वेशन मिली। कुछ पार्टिकल्स मेजॉरिटी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास हो गए, फ्यू पार्टिकल्स लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, वेरी फ्यू, बहुत कम पार्टिकल्स ऐसे थे जो जिस तरह से गए थे उसी तरह से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गए। ठीक है, अब इस ऑब्जर्वेशन की बेस पे इसने क्या कहा? इसने कहा कि जैसे मेजॉरिटी पार्टिकल्स, मेजॉरिटी जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो पास हो गए एटम से, इसका मतलब है कि मेजॉरिटी जो मेजर पार्ट है एटम का वो क्या है? एम्प्टी है। ठीक है, एटम का ज़्यादातर हिस्सा, मेजॉरिटी हिस्सा क्या है? एम्प्टी है, खाली है। ठीक है, इसके बाद इसने कहा कि फ्यू पार्टिकल्स जो कि लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए। देखो, अल्फ़ा पार्टिकल्स पर चार्ज होता है पॉजिटिव। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल्स अभी हम पढ़ेंगे आगे रेडियो एक्टिविटी में, अल्फ़ा पार्टिकल पे चार्ज होता है पॉजिटिव। तो अगर ये डिफ्लेक्ट हो रहे हैं इसका मतलब है कि कहीं पर एटम में भी पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। ठीक है, एटम में क्या है? पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, तभी तो ये पॉजिटिव चार्ज डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट होने का मतलब ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एटम में फैला हुआ नहीं है,
बल्कि वो एक जगह पे कंसंट्रेटेड है। अगर पॉजिटिव चार्ज एक एटम में कई जगह पर होता तो फिर यहाँ पे डिफ्लेक्शन होनी चाहिए थी, ठीक है, डिफरेंट एंगल्स पे। बट बहुत कम पार्टिकल्स ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हुए लार्ज एंगल बनाकर। इसका मतलब है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक जगह पे कंसंट्रेटेड है, ठीक है, तभी ये पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और बहुत ही ऐसे कम पार्टिकल्स जो रिफ्लेक्ट बैक हो गए, इट मीन्स कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत थोड़ी सी जगह में है। सो एज़ कम्पेयर टू पूरा एटम, जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत स्मॉल एरिया में मौजूद है। तो अपनी ऑब्जर्वेशन से इसने ये बातें कॉन्क्लूड की। अच्छा, अब उन ऑब्जर्वेशन की बेस पर रदरफोर्ड ने कुछ कॉन्क्लूजन ड्राइव किए और अपना एक एटॉमिक मॉडल पेश किया, ठीक है। उस कॉन्क्लूजन के बेसिस पर उसने कहा कि एटम में पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये एटम के सेंटर में कंसंट्रेटेड है, एटम के सेंटर में मौजूद है, ठीक है। और उस जगह को उसने कहा न्यूक्लियस, ठीक है। और इसी न्यूक्लियस में यही सेंटर पर एटम का मेजॉरिटी मास भी मौजूद है, ठीक है। ये बात हमने डिस्कस की सब एटॉमिक पार्टिकल में कि इलेक्ट्रॉन का मास इतना ज़्यादा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन लाइटेस्ट पार्टिकल है। और हैवी पार्टिकल्स कौन से हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ मौजूद है? न्यूक्लियस में। तो इसीलिए जो एटम का मेजॉरिटी मास है, मेजर जो एटम का मास है वो कहाँ पे मौजूद है? न्यूक्लियस में, ठीक है। इसीलिए जब हम एटम का मास निकालते हैं, मास नंबर, उसमें हम क्या ऐड करते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मास नंबर बेसिकली क्या है? वो न्यूक्लियस का मास है। न्यूक्लियस का मास मतलब एटम का मास। उसके बाद इसने कहा कि नेगेटिव चार्ज भी है एटम में, इलेक्ट्रॉन्स, जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में मौजूद है, न्यूक्लियस के अराउंड मौजूद है। और जो ये नेगेटिव चार्ज है, जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं हाई स्पीड से, ठीक है। हाई स्पीड से ये क्या कर रहे हैं? अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहे हैं एक सर्कुलर पाथ में, एक सर्कल की फॉर्म में। और उस सर्कुलर पाथ को इसने कहा ऑर्बिट, ठीक है। इसने क्या कहा? ऑर्बिट। इसी ऑर्बिट को हम शेल्स भी कहते हैं, इसी को हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, ठीक है। ये तीन नाम एक ही चीज़ के हैं। वो रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट। उसी को हम कहते हैं शेल्स और उसी को हम कहते हैं एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो जब भी कहीं पर शेल लिखा हुआ हो या फिर एनर्जी लेवल लिखा हुआ हो, इट मीन्स ऑर्बिट की बात हो रही है। अच्छा, अब उसके बाद इसने कहा कि जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो बहुत स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू साइज़ ऑफ एटम। फोर्थ पॉइंट उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज, और न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। तो जो ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक साथ हैं एटम में, ये कैसे हैं? ये एक फोर्स की वजह से हैं। देखो, पॉजिटिव चार्ज है एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, मतलब इनके बीच में कोई फोर्स होगी, ठीक है। इनके बिटवीन कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो फोर्सेस जो दो चार्ज के दरमियान होती है उससे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो अपनी जगह पे मौजूद हैं, ये किस वजह से हैं? एक फोर्स की वजह से, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये चार्जेस अपनी जगह पर मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने बात कर ली रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है। यहाँ तक हमने तमाम चीज़ें डिस्कस कर ली। अब लास्ट हमारा रहता है बोहर एटॉमिक मॉडल।